हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स मींस जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो किस में है, मोनेरास के अंदर। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है वो इस अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे सिंपल सेल है, सिंपलेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, बट क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो ना इनके पास न्यूक्लियस होगा, ना ही वेल डिफाइंड क्या होंगी सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगी, प्लस इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होगा, बट दे डू हैव दी जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इनकी सेल के अंदर सेंटर में एज इट इज प्रेजेंट होता है बिना न्यूक्लियस के। इस इमेज में दिखाया गया है, ये हमने डायग्राम किया था कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया सेल ऐसी दिखाई देती है। इनके पास जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं यूकैरियोट्स, उनमें क्या रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अलग से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगे, इस तरीके की ऑर्गेनलीज, राइट। कहीं ना कहीं राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोट्स में एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया कौन सी सेल है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इनमें क्या होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगी। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहता है। बिल्कुल आउटर लेयर पे क्या है, सेल वॉल। बाहर से अंदर की तरफ अगर देखो तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था, वो स्टेन कौन एब्जॉर्ब करता है, पेप्टिडो ग्लाइकेन। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा, ये सेल वॉल है बाहर की तरफ, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जिसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड ना होकर एज इट इज साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में ही होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। ये जो लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस फिल्ड अप है अंदर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब जैसे हमारे पास लिम्स होते हैं, मैंने बताया था, हैंड्स आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, इनके पास क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया, पिलाई एंड फ्लैजेला। इनमें जो ये स्ट्रक्चर है ना फ्लैजेला, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बैक्टीरियल फ्लैजेला, ये स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। पिलाई जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में। सीलिया क्या होते हैं, जो पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज दी सीलिया। यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, यहाँ पे पिलाई दिखाए हैं। अगर इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, दे आर नोन एज दी सीलिया। सीलिया का काम होता है फूड को कैप्चर करना, वाटर करंट मेंटेन करना, या किसी एनिमी से प्रोटेक्शन करना। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियल सेल का। आफ्टर द लेक्चर आई शेयर दिस इमेज इन द ग्रुप, आप वहां से इसको ड्रॉ कर सकते हो, फिर से देख सकते हो। ये मैंने यही सारे फीचर्स यहाँ पर बताए थे। एक चीज और खास बताई थी कि बैक्टीरिया के अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल के अलावा यहाँ दिखाया नहीं गया है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो क्या है इसका, न्यूक्लियोइड। एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दिस इज द प्लाज्मिड। जब आप 12th में बायोटेक पढ़ोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे, वहां इसकी इंपॉर्टेंस बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की गई है। टोटल जेनेटिक मटेरियल अगर पूछा जाए बैक्टीरिया के अंदर, तो यू विल मेंशन अबाउट द न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड। मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोइड। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा है? रिप्लाई करो बेटा। उसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन इनटू मेजर ग्रुप्स। जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ोगे तो उसमें ये मेन चीजें हम पढ़ते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म, राइट। अब जो एंशियंट बैक्टीरिया है, इसे आर्की, इसे एंशियंट बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया है। जो मॉडर्न न्यू बैक्टीरिया है दे आर दी यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, बट क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इन्हें अलग से भी हम पढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दी सेल वॉल, बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट दी सेल वॉल कौन होंगे? PPLO। जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वो कौन है? PPLO। जिनमें सेल वॉल है दे आर दी बैक्टीरियाज। क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, ग्राम स्टेनिंग डाई हो जाते हैं या नहीं, स्टेन लेते हैं या नहीं, इसके बेसिस पर रेस्पिरेशन कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे है, इसके बेसिस पर हम मोनरा किंगडम को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा हाई एसिडिक कंडीशंस हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो वहां जो बैक्टीरिया मिलेगा दैट विल बी दी आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। जो नॉर्मल कंडीशन में मिलेंगे वो यू बैक्टीरियाज होंगे, राइट। उसके बाद हमने किया था ये बैक्टीरिया राउंड शेप के होंगे तो क्या बोलोगे? कोकस। रॉड शेप के होंगे इस तरीके से तो बेसिलाई। स्पाइरल शेप के होंगे तो स्पाइरलम। कॉमा शेप के विब्रियो। थ्रेड लाइक होंगे तो माइसीलियम। इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। दो अगर राउंड शेप बैक्टीरिया कंबाइन होते हैं, इफ टू कोकाई आर कंबाइंड विद ईच अदर, तो आप उसको क्या नाम देते हो? डिप्लो कोकस। डिप्लो मतलब टू, कोकस मतलब दो राउंड शेप बैक्टीरिया। अगर उसकी चेन बन जाती है तो क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कोकस मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया। स्टेफाइलो मतलब जब वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होंगे, एक ढेर सा बना होगा, दैट इज नोन एज दी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, राइट। जब भी आप कहीं पे प्रोकैरियोटिक वर्ड पढ़ते हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट दी बैक्टीरिया, ठीक है। और वो भी कौन से? यू बैक्टीरिया। आर्की, साइनोबैक्टीरिया इसमें हम नहीं मानते। जब भी प्रोकैरियोट की बात आएगी तो अंडरस्टूड है यू बैक्टीरिया। आपको कोई कहता है कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई करो, इट मींस कि आपको यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ट्राइकस, फ्लैजेला एब्सेंट है तो एट्राइकस। फिर ये मैंने एक्स्ट्रा में बताए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्राइकस। अगर वो 1 है तो मोनो, 2 है तो एम्फीट्राइकस। लोकेशन कैसी है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। हेंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने ये स्टेनिंग का प्रोसेस दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग। इनके नाम पे, हेंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि बैक्टीरिया को डाई किया जाता है, स्टेन दिया जाता है। अगर बैक्टीरिया उस स्टेन को रिटेन करके रखता है, पर्पल कलर, ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगता है, उसका जो डाई है वो निकलता नहीं है बाहर, तो उसको क्या कहोगे आप? ग्राम पॉजिटिव। अगर वो बैक्टीरिया डाई को परमानेंटली नहीं लेता तो उसे क्या बोलोगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये डिफरेंस क्यों था? ये उनके स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंस था। अगर बैक्टीरिया के बाहर सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन की ही लेयर है, उसके बाहर कुछ और नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टेन को ले लेगा, तो वो कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट अगर पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर एक लाइपोप्रोटीन की एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है तो वो स्टेन को रिटेन नहीं कर सकता। एक बार के लिए स्टेन दोनों बैक्टीरिया लेंगे, बट देखना यह है कि वो रिटेन कौन करता है, परमानेंटली कौन रहता है। अगर बाहर पेप्टिडोग्लाइकन है तो वो स्टेन को ले लेगी, तो वो कौन सा है? पॉजिटिव। पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर भी कोई अगर लेयर है लाइपोप्रोटीन्स की तो ये स्टेन को नहीं लेती। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हो? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है करने का। प्रोसीजर को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से है ये यहाँ दिखाया गया है। जो ब्लूइश, डार्क ब्लूइश सा कलर दिख रहा है वो ग्राम पॉजिटिव है। लाइट पिंक सा कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को लेंगे, ठीक है, उसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई के साथ स्टेन करते हैं। एक बार के लिए सारे बैक्टीरिया स्टेन हो जाएंगे, या तो ब्लू बन जाएंगे या फिर ब्लूइश पर्पल बन जाएंगे, राइट। फिर उसको उसके ऊपर क्या डालेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ले,
उसके ऊपर क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, तो सारे बैक्टीरिया एक बार के लिए ब्लू हो जाएंगे या फिर ब्लूइश पर्पल हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड डालने का पर्पस ये होता है कि जो कलर उसने लिया है वो फिक्स हो जाए उसके अंदर, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कलर रिमूव करने के लिए डीस्टेनिंग करते हैं, पानी से या अल्कोहल से उसको धो देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपना डाई, अपना स्टेन जो है वो लीव नहीं करते, उसी कलर में रहते हैं, दे आर दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इनके बाहर कौन सी लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और ये परमानेंटली स्टेन को ले लेगी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब उन्हें वॉश करते हैं वाटर और अल्कोहल से तो इनकी जो डाई है, स्टेन है, वो निकल जाता है, तो दे आर नोन एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, जो डाई होती है ग्राम स्टेनिंग वाली, इसका कलर होता है ब्लूइश पर्पल। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का पर्पस क्या होता है, फिक्सिंग करना। वॉशिंग के लिए किसको यूज करते हो, वाटर को और अल्कोहल। यहां तक समझ आ रहा है आपको? प्लीज बोल के रिप्लाई करो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम कर ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे डिवीजन किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। फिर था मोड ऑफ रेस्पिरेशन, की बैक्टीरिया को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है या फिर बिना ऑक्सीजन की वो रेस्पायर कर लेता है। हम लोग हैं जो वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, वी कैन नॉट रेस्पायर विदाउट दी ऑक्सीजन। अगर इनको ऑक्सीजन की नीड है रेस्पिरेशन के लिए, देन दे आर नोन एज दी एरोबिक बैक्टीरियाज। इनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होती कोई भी, लेकिन जो इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं से इनफोल्ड होकर ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, दिस इज नोन एज दी मीजोजोम। ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है और ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया, जब वो ऑक्सीजन नहीं ले रही, ठीक है। उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कार्बोहाइड्रेट है, इफ दे आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इफ दे आर यूजिंग प्रोटीन्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस प्रोसेस को बोलोगे पुट्रीफेक्शन। इफ दे आर यूजिंग डेड एंड डिके मैटर, तो इसको बोलेंगे डिके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 3 नाम है, फर्मेंटेशन, पुट्रीफेक्शन एंड डिके। डिपेंड करता है इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। नेक्स्ट हमने भी पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ये अपना नंबर, अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं। तो अपनी पॉपुलेशन तो ये सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ाते हैं, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब 2 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे। एक तो है बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। एक था बर्डिंग, ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड अराइज होती है, कुछ वक्त के बाद बैक्टीरिया अलग हो जाएगा, बर्ड एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। तो ये 2 मेथड कौन से हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे। लेकिन जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती, कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, तब बैक्टीरिया कुछ वक्त के लिए डिवाइड नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक स्पोर बना लेते हैं, स्पोर के अंदर अपने आप को हाइड करके रखते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो ये स्पोर से बाहर आ जाते हैं, दिस इज नोन एज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनकी पॉपुलेशन कभी भी नहीं बढ़ती। मैंने उस दिन भी क्लियर किया था कि अगर बैक्टीरिया को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है तो 2 ही तरीके हैं, इधर बाइनरी फिजन या फिर बर्डिंग, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक ही पर्पस है कि जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली बैक्टीरिया increase their population by the asexual reproduction, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ किस लिए होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। 3 तरीके से है ये, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म को चेंज कर दे तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बैक्टीरिया है,
ये एक बैक्टीरिया। एक वायरस मदद करता है यहाँ से जेनेटिक मटेरियल लेकर यहाँ चला जाए, यहाँ से लेके यहाँ आ जाए, तो इसको क्या कहोगे? ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन का मतलब है दो बैक्टीरियाज के अंदर ब्रिज की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, एसेक्सुअल भी। पॉपुलेशन किससे बढ़ती है? सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल से, सेक्सुअल से नहीं बढ़ती। उससे सिर्फ क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज होता है। फिर हमने किया था न्यूट्रिशन कैसा है, क्या ये अपना खाना खुद बना सकते हैं या ये दूसरों पे डिपेंडेंट है? Bacteria, on the basis of the mode of nutrition, can be divided into two categories: autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. ठीक है? ऑटो मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं, हेट्रो मतलब अदर सोर्सेज पे डिपेंडेंट है फॉर दी फूड। अब अगर अपना खाना खुद बनाते हैं और लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं तो क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर लाइट, ठीक है? कीमो ऑटोट्रॉफ, अगर वो अपना खाना बनाने के लिए केमिकल्स को यूज करते हैं लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, तो इसको क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, साइनोबैक्टीरिया। इसका बताया था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ये तो वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर वो लाइट को यूज करते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ, केमिकल्स को यूज करते हैं फोटो बनाने के लिए तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स। हियर कम्स दी हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट है। दूसरों पे डिपेंड होने के भी दो तरीके हैं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के शरीर के अंदर रहता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कितने सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें बीमारियां करते हैं, हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बोलोगे पैरासाइट्स। सेप्रोफाइटिक, जो कोई डेड डिके मैटर के ऊपर रहते हैं, गंदा गली सड़ी किसी चीज के ऊपर ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज। ठीक है? तो इस तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक एक्स्ट्रा कैटेगरी होती है सिम्बायोटिक, एक तो दूसरे की बॉडी में रह रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासाइट्स। कुछ गले सड़े मटेरियल भी ग्रो करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पर वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोफाइट्स। मैंने ये एग्जाम्पल भी मेंशन किए हैं जो नीट के लिए बहुत जरूरी है, इनके एग्जाम्पल्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट करके रह रहा है, मतलब वो इसको कुछ फायदा देगा और ये इसको कुछ फायदा देगा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का फायदा होगा। कभी कभी बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्लांट की जड़ों के अंदर रहते हैं, या हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक। दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? बेनिफिट। इसका एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है राइजोबियम। ठीक है? ये जो सारा क्लासिफिकेशन था, शेप के बेस पे, फ्लैजेला के बेस पर, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ था यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया में ही आपने एक नाम सुना, साइनोबैक्टीरिया। जैसे ही आप साइनोबैक्टीरिया नाम सुनते हो आपको क्लियर किया इस पिटासेम और लाइकन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लाइकन्स में क्या होता है? एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है, वो भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पे जो मैं सिम्बायोटिक बता रही हूँ वो बैक्टीरिया का बता रही हूँ, कि बैक्टीरिया भी कभी कभी प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। ये रूट्स को मदद करते हैं कुछ चीजों के लिए और रूट्स कुछ चीजों के लिए इन्हें मदद करती है। लाइकन्स भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। ये मैं अभी किसके मोनरा के बाद आपको क्लियर करूंगी। आपने जितना भी अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट दी यू बैक्टीरियाज। ठीक है? यू बैक्टीरिया में एक नाम आया था बीच में, साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है? साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये कौन है? फोटो ऑटोट्रॉफ। ये पूरे मोनरा में, दुनिया में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज में ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दे यूजेस द लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको प्रोटिस्टा से पहले ही चीज समझाऊंगी। एल्गी वर्ड बार बार आएगा पूरी बायो में, एल्गी वर्ड 1000 ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। जहां में भी एल्गी वर्ड आ जाए आपको एक चीज क्लियर कर देनी है, एल्गी का मतलब होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं जो।
ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना खुद बनाए उन सबको एक नाम दे दिया जाता है एल्गी। एल्गी का मतलब ये नहीं होगा कि ये बैक्टीरिया है, ना ही एल्गी का मतलब ये है कि वो प्रोटिस्टा है, ना ही एल्गी का मतलब ये होगा कि वो प्लांट्स है। एल्गी बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, एल्गी प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है और एल्गी प्लांट्स में भी पाई जाती है। समझ रहे हो? एल्गी किसी पर्टिकुलर किंगडम से बिलोंग नहीं करती। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एल्गी किसी पर्टिकुलर किंगडम से बिलोंग नहीं करती। एल्गी एक जनरल नेम है जिसका मतलब है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर दी नोन एज एल्गी। एल्गी बैक्टीरिया में भी है, एल्गी प्रोटिस्टा में भी है और एल्गी प्लांट्स में भी है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है तो ये यू बैक्टीरिया लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। कहा जाता है कि वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने इस अर्थ पर ऑक्सीजन को रिलीज किया था। दुनिया में ये लाइफ बनने से पहले, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने से पहले यहाँ का एनवायरनमेंट क्या था? रिड्यूस्ड। साइनोबैक्टीरिया ने इस एनवायरनमेंट को कैसा बना दिया था? ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन रिलीज की थी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब ये कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीजन भी खुद रिलीज करते हैं। देखो, साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले जो मैंने सारा क्लासिफिकेशन बता दिया वो यू बैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया इसके बड़े खास मेंबर्स हैं क्योंकि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। जैसे पौधों के पास क्लोरोफिल होते हैं ना अलग अलग टाइप के, इनके पास कौन सा है? क्लोरोफिल ए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्योंकि ये फोटोट्रोफ हैं, पौधों की तरह काम करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। तभी तो कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया वो पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्होंने धरती के ऊपर ऑक्सीजन को रिलीज किया था। ये पॉइंट समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये फोटोट्रोफ है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल ए इनके पास पिगमेंट है, दे आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर हुआ यहाँ तक? रिप्लाई करो। यस मैम। अब एक पॉइंट और कहता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके भी अपना खाना बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो इनको एंजाइम चाहिए होता है दैट इज नाइट्रोजनेज। ठीक है, इस एंजाइम की मदद से ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन इस एंजाइम की खासियत क्या है कि ये सिर्फ तब काम करेगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ये इनका मेन फीचर था, आपने पढ़ लिया, जिसके हिसाब से ये ऑक्सीजन खुद रिलीज करते हैं। दूसरा इनका एक फीचर है कि दे कैन आल्सो फिक्स द नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये एंजाइम तब काम करता है ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन खुद बनाते हैं। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो एंजाइम कैसे काम करेगा? साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जैसे मान लो साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये अपनी ही बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन किया है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया की बॉडी का जिसकी वॉल बड़ी थिक होती है, देख रहे हो या मोटी मोटी वॉल्स बनाई है। थिक वॉल होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर दी हेटेरोसिस्ट? thick walled areas in the body of cyanobacteria are known as the heterocyst. हेटेरोसिस्ट का फायदा क्या है? ये वो जगह होगी जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नाइट्रोजनेज यहाँ काम कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो पाएगी? नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो पाएगी। तो इन्हीं की बॉडी का ये एक स्ट्रक्चर है, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। पर मैंडेटरी भी नहीं है कि सारे साइनोबैक्टीरिया में, कुछ साइनोबैक्टीरिया नहीं भी करते नाइट्रोजन फिक्स, तो उनको इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये यू बैक्टीरिया से अलग क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव द फ्लैजेला। ठीक है, इनके पास पिगमेंट है, फ्लैजेला नहीं है, क्लोरोफिल ए है।
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बैक्टीरिया के पास हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होनी चाहिए, बट इनके पास थाइलेकोइड्स हैं जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और इनके पास क्या है, हेट्रोसिस्ट। ये वो फीचर्स हैं जो इनको एक टिपिकल यू बैक्टीरिया से क्या बना देते हैं, अलग करते हैं। फिर आते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब तक हमने बड़ा यू बैक्टीरियाज के बारे में, फिर आते हैं आर्की बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एंशियंट, पुराने वाले बैक्टीरिया। इनका हम क्लासिफिकेशन ज्यादा तो नहीं पढ़ते, बट इसके बारे में ये कहा जाता है कि धरती पे जब लाइफ नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे पहली बार जब लाइफ स्टार्ट हुई, पहली बार आर्की बैक्टीरिया आए, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया हैं जो खराब से खराब कंडीशंस में, टफ से टफ कंडीशन में भी जी जाती हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री है, ये वहां रह सकते हैं। हाईली एसिडिक कंडीशंस में रह सकते हैं, हाईली सॉल्ट कंसंट्रेशन में, खूब ठंड में रह सकते हैं। इवन कहा जाता है गीजर्स में भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं, फायर और एक डिस्टिल्ड वाटर, लैब में यूज होता है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पे जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं करते, अदरवाइज बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। अब ये इतने खतरनाक जगहों पे भी क्यों रहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ऐसा होता है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह जाते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज एस प्रोटीन्स। हम पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया और ओल्ड बैक्टीरिया। इसकी खासियत ये है कि ये हार्श से हार्श, टफ से टफ कंडीशन में भी जिएंगे, सर्वाइव करेंगे। जब अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए थे। ऑक्सीजन सबसे पहले किसने रिलीज करी थी, उसके बाद आए साइनोबैक्टीरिया, और उन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इतने टफ क्यों है, इतने हार्ड क्यों है, खराब से खराब कंडीशंस में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो है स्पेशल प्रोटीन्स की बनी होती है। दे आर नोन एज दी एस प्रोटीन। ठीक है, एस प्रोटीन्स होते हैं, ये इसको हार्डनेस देते हैं, टफनेस देते हैं, ये इसको वो एबिलिटी देते हैं जिसकी वजह से ये हार्श से हार्श कंडीशन में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। लाइसोजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये जो लाइसोजाइम्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये इन्हें पेप्टिडोग्लाइकन वॉल को डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर ये कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। नॉर्मल बैक्टीरिया होगा उसको तो ये किल कर देंगे, बट आर्की बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोजाइम का भी कोई असर नहीं होता। इनको मारना बहुत मुश्किल है। हार्श से हार्श, टफ से टफ कंडीशन में ये रह सकते हैं। ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर में, गीजर्स में, एसिडिक कंडीशन, सॉल्ट कंडीशन, कहीं भी ये रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन है, वो इतनी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन कैसा है इनका, बाइनरी फिजन, 2 में ये डिवाइड हो जाते हैं। तीन तरह के आर्की बैक्टीरिया आपको पढ़ने हैं। एग्जांपल, यू बैक्टीरिया का तो हम बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आर्की का 3 ही नाम पढ़ोगे, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस का मतलब होता है मिथेन, जो मिथेन प्रोड्यूस करे। They can convert hydrogen and carbon dioxide into the methane. ये एनिमल्स के स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, और मार्शी एरियाज के अंदर, जो दलदल जैसे एरियाज होते हैं, एनिमल्स की स्टमक के, इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, दे आर दी मिथेनोजेंस। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फिल्स मतलब लविंग। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, दे आर दी थर्मोएसिडोफिल्स। इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, उसके बाद है हेलोफाइल्स। हेलो मतलब सॉल्ट, फाइल मतलब लविंग, जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी पाए जाते हैं, समंदर के नीचे, बहुत नीचे कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं। इनकी मेम्ब्रेन, इनकी वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है जो इन्हें हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है।
तो आपको अब तक क्या बताया मैंने, यू बैक्टीरिया और उसकी क्लासिफिकेशन। यू बैक्टीरिया में हमने पढ़ा स्पेशली साइनोबैक्टीरियाज के बारे में, इनकी खासियत क्या है, हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरियाज के बारे में। आर्कीबैक्टीरियाज क्या है, एंशिएंट बैक्टीरिया जो बहुत हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने का रीजन क्या है, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ में क्या आते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको किंगडम मोनाना में ही प्लेस किया गया है, ठीक है। They are the smallest living organism without the cell wall. Very, very important. Bacteria is the smallest living organism with the cell wall. They are without the cell wall. ये पैथोजेनिक भी होते हैं और डिसीज कॉज करती हैं। फिर एक टॉपिक है छोटा सा, वायरस। ये मैं मोनरा के साथ ही आपको बता रही हूँ। इनको लिविंग कहा जाता है, लेकिन इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। आजकल कोविड-19 आप बहुत डिसीज के बारे में सुन रहे हो। कोविड-19 आपको ध्यान रखना एक बीमारी है, इसको फैलाने वाला वायरस कौन सा है, SARS-CoV-2। हम कहते हैं ना कोरोना हो गया, कोरोना ये वर्ड गलत है, कोरोना वायरस का नाम है। कोरोना से होने वाली बीमारी जो है वो कोविड-19 है। SARS-CoV-2 का मतलब है, S का मतलब है सीवियर, A का मतलब है एक्यूट, R का मतलब है रेस्पिरेटरी, S का मतलब है सिंड्रोम। सीवियर, एक्यूट, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आज की डेट में इसके बारे में सबसे ज्यादा आप सुन रहे हो, झेल रहे हो, आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। वायरसेस और बैक्टीरिया आज की डेट में सबसे ज्यादा हमें इनसे लड़ना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। वायरसेस के कोई फायदे नहीं है ज्यादा, लेकिन बैक्टीरिया के बहुत फायदे हैं। डेली लाइफ में दही जमाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। डोसा इडली बनाते हैं, वो बैक्टीरिया की मदद से बन रहा है। फर्मेंटेड फूड्स, ये हम 12th में पढ़ेंगे। लेकिन बीमारियों में सबसे ऊपर नाम आता है बैक्टीरिया और वायरस का। वायरस क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारी मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है। वायरल डिसीजेस को ट्रीट करना इसीलिए थोड़ा मुश्किल ज्यादा होता है, क्योंकि इनके ऊपर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, इनकी अपनी मशीनरी तो है ही नहीं, हमें ही तो हैक करके हमसे ही अपना काम करवाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया और उसने हमें नुकसान किया, उसका इलाज कर दोगे। हमारी बॉडी में वायरस आया, हमारी बॉडी की सेल के अंदर घुस के हमसे वो काम करवाया जो वो चाहता है, ये इनका काम है। कोविड-19 एक डिसीज का नाम है, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जिस वायरस से ये होता है, SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 टाइप 2। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक होता है ना, नाक में, गले में छींके आना, गले में दर्द होना, फिर लंग्स पे अटैक हो जाता है। तो ये क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम इकट्ठे आते हैं। कोरोना वायरस 2, इससे होने वाली बीमारी है कोविड-19। CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 2019 में पीक पे फैल गई थी, ये शुरू हो गई थी, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कोविड-19। वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल क्या, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जैसे हमारा होता है। वायरसेस इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये बाहर जो हेक्सागोनल शेप है, ये क्या है, कैप्सूल, ये बना होता है प्रोटीन का। अंदर स्प्रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ध्यान रखना है, वायरस में दो ही चीजें होती है, सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। दैट जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए, दैट कैन जेनेटिक मटेरियल कैन बी आरएनए, बट नेवर बोथ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों प्रेजेंट हो, एक टाइम पे एक ही होगा, इधर डीएनए और आरएनए। तो ये क्या है, वायरसेस, ठीक है। वायरसेस के बाद आते हैं वायरॉइड्स। वायरस नाम जो दिया था पास्चर ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। और ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था, पॉइजन से, विनोम से। धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर घुसकर हमें ही जहर फैला के मार देते हैं, दीज, वहां से ये नाम दिया गया था, विनोम से वायरस। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी वायरॉइड्स। देखो मैंने आपको बताया वायरस किससे बन के मिलके बने हैं, प्रोटीन,
प्लस जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल बेटे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब वायरॉइड्स क्या है? दे नेकेड जेनेटिक मटेरियल which causes infection is known as the viroids। वायरस में से प्रोटीन हटा दिए जाए, यहाँ पे वायरस माइनस है ये, ठीक है। वायरस माइनस प्रोटीन, नेकेड जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज दी वायरॉइड्स। ये भी बीमारियां कॉज करते हैं। फिर आता है लाइकन्स, जो सिमर बता रही थी अभी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई। कभी कभी क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों एक अग्रीमेंट करके एक दूसरे के साथ रहती है, ठीक है। इनमें फायदा क्या होता है, एल्गी क्या करती है, जो एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। मैंने बताया एल्गी वर्ड जहां भी आ जाएगा मतलब वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो है वो फंगस को फूड देती है, फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह देती है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। ये क्वेश्चन नीट का बड़ा ही पॉपुलर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, इवन एस्टेट जैसे एग्जाम में भी पूछते हैं इसको, कि एल्गी को क्या कहोगे, फाइकोबायोन्ट, फंजाई को कहते हैं माइकोबायोन्ट। फाइको से वर्ड लिया गया था फोटोसिंथेसिस से। जो एल्गी है वो इसको क्या देती है, फूड बना के। फंजाई एल्गी को क्या देती है, रहने के लिए जगह। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, लाइकन्स। पहाड़ों पे सबसे पहले लाइकन्स ग्रो करती हैं, ये कहीं भी ग्रो कर सकती हैं। दे आर द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जब भी पोल्यूशन थोड़ा सा भी होने लग जाएगा लाइकन मरनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बुक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी नॉलेज के लिए ये आप लिख लेंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा।